नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग और जो लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा। ये पाठ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अपने लास्ट 2-3 सेशन से और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये चैप्टर जो है वाई.डी. पंत यानी कि यशोधर पंत जी के बारे में है और किस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से उनके विचार जो हैं उनके जो किसनदा हैं उनसे मिलते हैं और उन विचारों का क्या प्रभाव जो है अभी यहाँ पर पड़ रहा है, किस तरह से उन्हें आज का जो ये बदलता एक तरह से परिवेश है, जो एक तरह से आधुनिक जो समाज है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवार में छोटी-छोटी चीजें जो चेंज हो रही हैं, जो पश्चिमी सभ्यता का हम जो ये अनुकरण कर रहे हैं, ये कैसे उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम पड़ता है, कैसे वो हर चीज को एक बार यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे ट्रेडिशन में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारी सभ्यता संस्कृति में है या नहीं और उसके बाद वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अभी तक और आज यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो यशोधर बाबूजी हैं, उनको एक सरप्राइज़ यहाँ पर मिलने वाला है उनके घर से कि किस तरह का आज उनके घर पर माहौल है और क्या कुछ वहाँ पर होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए आपने देखा कि किस तरह से जो यहाँ पर जो यशोधर बाबूजी हैं, वो जब निकले हैं अपने ऑफिस से तो वो ये सारी बातें सोच रहे हैं और तरह-तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं और सबसे पहले तो वो यहाँ पर जो किसनदा हैं, उनके लिए वो यहाँ पर सोच रहे हैं और एक जो मेन चीज़ उन्होंने सोची कि कई बार उनको ये फ़ील होता है, उनको ये लगता है कि अगर वो शादीशुदा ना होती, यानी कि अगर उनकी शादी ना हुई होती, तो शायद वो कितने आराम से, कितने अच्छे से अपने जीवन को जी रहे होते। क्योंकि उन्होंने देखा था कि किसनदा जो है बिल्कुल हमेशा दूसरों की हेल्प किया करते थे, दूसरों की मदद किया करते थे और उनका जो सारा जीवन था, वो दूसरों के लिए ज़्यादा व्यतीत हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर वो एक तरह से उनकी जो मृत्यु हुई लास्ट में, जब उनकी मृत्यु को वो याद करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर किसनदा की मृत्यु हुई, तो वो कहते हैं कि किसनदा का जो बुढ़ापा था, वो बिल्कुल भी सुखी नहीं था। क्योंकि देखिए जो बुढ़ापा होता है, एक टाइम पे हमें परिवार की, एक टाइम पे हमें फैमिली की ज़रूरत होती है कि जिनके साथ हम समय व्यतीत कर सकें, जिनके साथ हम अपने सुख-दुःख अपने शेयर कर सकें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उनका ध्यान जो है कभी भी इस ओर नहीं गया, यानी कि एक परिवार बनाने की ओर, एक गृहस्थी बसाने की ओर। तो वो कहते हैं उनका बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं गया, जबकि उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने हौजी खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनाया, लेकिन किसनदा का ध्यान कभी इस ओर नहीं गया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उन्होंने क्वार्टर खाली किया सरकारी, तो उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से भी किसी ने उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। तो देखिए एक मैंने आपको बताया कि एक दूसरों की हेल्प करना अलग होता है और अगर आप हमेशा के लिए किसी की ज़िम्मेदारी लें, तो ये चीज़ काफ़ी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ें सामने आई कि किसनदा ने हमेशा उन लोगों की हेल्प की, हमेशा एक तरह से दूसरों पर उपकार किया, दूसरों पर परोपकार किया, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उस टाइम पे किसी ने भी उनको अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। तो देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की मेहमान नवाज़ी जो है वो सब करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है सभी लोग एक तरह से परेशान हो जाते हैं, सभी लोग जो है एक तरह से थक जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। वो कहते हैं कि
एक टाइम ऐसा था कि जब यशोधर बाबू जी को, यानी कि खुद इन वाईडी पंत जी को, एक टाइम ऐसा था कि जिनको वो खुद, जिन्होंने किसंदा ने जिनकी उतनी हेल्प की थी, उनको वो अपने पास नहीं रख पाए, क्योंकि अब उनकी भी शादी हो चुकी थी और फिर ऊपर से उनके घर पर 3 परिवार, यानी कि उनके जेठ जी के जो बच्चे थे वो सब रहा करते थे, उनके जेठ जी उनके बड़े भाई साहब, उनके बड़े भाई साहब के बच्चे और उनकी पत्नी, और इस तरह से कुल 2 कमरों के घर में 3 परिवार रहा करते थे। और वो कहते हैं किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर में रहे और फिर अपने गांव लौट गए, और जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा, और विचित्र बात यह थी कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई होगी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता और सूखता चला गया, क्योंकि रिटायर होने तक तो उनके लिए उनके पास एक फैमिली थी, जिसको आप एक तरह से उसके उनके कार्य क्षेत्र की फैमिली कह सकते हैं, जहां पर सब लोगों के साथ उनका हंसना बोलना उठना बैठना होता था। लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद वो घर घर में ही घुट गए, और फिर उनको कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन ज्यादा समय तक वो नहीं जीवित रह पाए और उनकी मृत्यु हो गई। बस उसके बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तो उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा। अब देखिए, जब उनके बिरादर थे, बिरादर यानी कि फैमिली के जो बाकी के मेंबर थे, परिवार के बड़े जो बड़े खानदान के जो परिवार के मेंबर थे, तो उनसे अगर पूछा तो कि क्या हुआ था उन्हें, क्यों उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने जो हुआ होगा यानी पता नहीं कहकर पल्ला झाड़ लिया। तो तब से यहाँ पर यशोधर बाबू जी फिर एक बात सोचते हुए घर आ रहे हैं कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है, यानी कि उन्हें भी कोई देखने वाला नहीं होता। वो कहते हैं कि बच्चों का होना भी जरूरी है, और यही सही है कि यशोधर बाबू जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर बाबू जी को बुढ़ापे में कोई भी विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। यशोधर जी अपनी, अब देखिए यहाँ पर उनको लग रहा है कि उनके बच्चे, एक तरह से बच्चे होना भी जरूरी है, परिवार होना भी जरूरी है, लेकिन यशोधर बाबू जी के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा मनमानी कर रहे हैं, यानी कि अपने तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरीके के काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापे में, यानी कि जिस टाइम पे बच्चों की, परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस टाइम पे शायद बच्चे या परिवार से, बच्चों से उनको ज्यादा सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई बातें नहीं भूलते। कौन सी बातें? कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। गधा पचीसी यानी कि एक उम्र होती है, एक एज होती है, जब इंसान जो है सोचता है कि उसको बहुत कुछ आता है, उसे बहुत कुछ पता है, वो अपने माता पिता से ज्यादा जानता है, या उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो ये जो समय होता है, ये होता है एक तरह से किशोरा अवस्था से लेकर जब इंसान एक तरह से परिपक्व या मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक का। ठीक है, उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया, ये अवस्था भी काफी तूफानी की अवस्था होती है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर बहुत जोश होता है, उत्साह होता है, एक तरह से बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं जीवन के प्रति, जीवन के लक्ष्यों के प्रति, काम के प्रति, हर चीज के प्रति। तो यहाँ पर वो कहते हैं गधा पच्चीसी, इसमें उन्होंने नाम दिया है कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि इस टाइम पे उनके जो बच्चे हैं वो एक तरह से अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य को देख रहे हैं, और सभी जो है युवा अवस्था में जो हैं, तो इस टाइम पे कौन क्या कर रहा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि एक टाइम आने के बाद जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, जब इंसान के ऊपर प्रेशर आता है, तो हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता था, तथापि किसंदा बताते हैं किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापातें की हैं। तो वो जो युवा यशोधर,
जो युवा यशोधर था, यानी कि जो उस टाइम पे एक यंग नौजवान यशोधर बाबू जो उस टाइम पे थे, तो किसनदा बताते थे कि किस तरह से उन्होंने जवानी में 50 किस्म की खुराफातें की थी, अलग अलग तरह की खुराफातें उन्होंने की थी। लकड़ी चुराना, सॉरी ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, और बहुत सारी चीजें, गर्दन मोड़कर मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना, कौन सा कर्म है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा है। तो वो कहते हैं कि यशोधर बाबू जी जो है उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था कि किसंदा बताते थे कि किस तरह से उन्होंने जवानी में 50 किस्म की, यानी कि अलग अलग टाइप की जो है खुराफातें की हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं जिम्मेदारियां सर पड़ी तब से अपने आप ठीक हो जाएंगे, यानी कि अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं कि जैसे ही उन पर जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। और यह भी किसंदा से उनको विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा था, यानी कि सब ठीक हो जाएगा वाला। तो जैसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं कि उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते, तो तब जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं गद्दा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। तो लेखक कहते हैं कि यशोधर बाबू जी अपने बच्चों के बारे में जब सोचते हैं, अपने बच्चों के प्रसंग को दोहराते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि कभी कभी यदि मेरे पिताजी उस टाइम पे ना गुजरे होते, क्योंकि उस टाइम पे सारी जिम्मेदारी फिर किसकी होती, पिताजी की होती। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पिताजी उस टाइम पे नहीं गुजरे होते तो मेरी भी जिंदगी का, मैट्रिक पास करने के बाद मेरी भी जिंदगी का जो बहुत सारा टाइम है वो भी गधा पच्चीसी के दौर से गुजरता, यानी कि मैं भी एक तरह से लड़कपन में मैं भी बहुत सारे काम करता, बहुत सारी खुराफातें करता, जवानी में बहुत सारे अलग अलग तरह की। तो वो बोलते हैं कि जिम्मेदारी सिर जल्दी पड़ गई, और यहाँ पर तो उनके पास उनकी फैमिली की, उनकी माँ की जिम्मेदारी जल्दी आ गई। मैट्रिक के तुरंत बाद उनको नौकरी करनी पड़ी, तो इस सब चीजों का उनको टाइम नहीं मिला और वो तुरंत ही जल्द ही जिम्मेदार आदमी बन गए। जब तक बाप है तब तक मौज कर लें, यह बात यशोधर बापू जी कभी कभी तंजिया करते कहते थे। यानी कि होता है ना कि कई बार एक व्यंगात्मक शैली में वो कहते थे कि जब तक बाप है, यानी कि जब तक तुम्हारे पिताजी हैं तब तक तुम भी मौज कर लो, यानी कि मजे कर लो, क्योंकि अभी जो घर की, फैमिली की, परिवार की तुम्हारी जो सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो तुम्हारे पिताजी निभा रहे हैं। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर फिर मुस्कान खिल जाती। तो ये सारी चीजें सोचकर बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यानी कि एक तरह से जो पिता है, भले ही उनके बच्चे जो है, अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनका कोई भी बच्चा कुछ गलत कर रहा है। वो मैंने शुरू में बताया कि वो बहुत खुश हैं कि उनके सभी बच्चे जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। तो बाप को उन बच्चों का सनाथ होना, सनाथ यानी कि जिसका जिसका जिसके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसके ऊपर अभी पिता का साया है, गैर जिम्मेदार होना, यानी कि अभी उनको जिम्मेदारी का एहसास ना होना। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं अपने बच्चों की, कि चलो मेरे बच्चों के पास माता पिता हैं और मेरे पास बच्चे हैं, और सभी बच्चे जिम्मेदारी वाले हैं, यानी कि सबने अपनी पढ़ाई का जिम्मा उठा रखा है और उसमें भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो काफी एक तरह से अंदर ही अंदर खुश भी वो होते थे। कभी कभी यशोधर बाबू मन ही मन स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है। जो उसकी रीत मंजूर करे, दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू जी को किसंदा की उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। यानी कि किसंदा जो है उन्होंने जिंदगी भर कोई मकान नहीं बनाया, कोई भी घर नहीं बनाया, किसी भी तरह का उन्होंने एक तरह से पैसा जो है अपना खर्च नहीं किया।
तो किसनदाग की उनको यही युक्ति याद आती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। यानी कि जो मूर्ख होते हैं, जो मकान बना बना कर छोड़ देते हैं, सयाने लोगों को तो सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए एक छत की जरूरत होती है, इसलिए जो सयाने लोग होते हैं वो उन मकानों में रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी थी तब तक सरकारी क्वार्टर, और रिटायर होने के बाद गांव का पुश्तैनी घर। बस वो कहते हैं कि जब तक ये सरकारी नौकरी है तब तक तो सरकारी क्वार्टर में रहेंगे और उसके बाद गांव के पुश्तैनी घर में रहेंगे। अब देखिए, गांव का पुश्तैनी घर जो है वो भी टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। अब देखिए, एक मकान है और उसमें 4 भाइयों का हिस्सा है, तो पहले उसकी मरम्मत करना, फिर बेकार में उसकी जिम्मेदारी अपने सर लेना और फिर सारे झगड़े मोल लेना, इस बात को यशोधर बाबूजी भी अच्छी तरह से समझते थे। यानी कि ये तो सच में बिल्कुल सही नहीं होगा। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते तब उनसे कोई भी जवाब नहीं दिए बनता था। यानी कि जब बच्चों के साथ बहस होती कि कहाँ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, तो इस बात पर जब तर्क होता कि घर का मकान टूट चुका है, टूट फूट चुका है और ऊपर से उस पर सभी भाइयों का हिस्सा है, तो कैसे हम उसको अपनी मर्जी से ठीक करा सकते हैं, कैसे हम उस पर अपनी मर्जी से रह सकते हैं। तो तब यशोधर बाबूजी से कोई जवाब नहीं दिए बनता था, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी यही करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और उसके क्वार्टर उसके परिवार के पास ये बना रहेगा। तो वो एक तरह से वो हमेशा कल्पना करते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले उनका कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाए और ये कमरा जो है फिर परमानेंटली फिर से उन्हें मिल जाए। तो अब जो है, आज जो है उनकी पत्नी द्वारा भी भविष्य, यानी कि अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। यानी कि जब उनकी पत्नी भी भविष्य की ओर संकेत करती है कि क्या होगा जब आप रिटायर हो जाओगे, जब हम इस घर से चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो वो यही चीजें जो है संभावनाएं जो है रेखांकित कर देते थे। यही बात जो है कर देते थे कि हमारा कोई एक बच्चा भी अगर सरकारी नौकरी में निकल जाता है तो फिर हमें एक तरह से यहाँ पर सरकारी क्वार्टर फिर से मिल जाएगा। पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यानी कि कोई बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं निकला तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। यानी कि हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि सरकारी नौकरी में निकलेगा तो तब हमें ये घर मिल जाएगा। इंसान को हर तरफ से सोचना चाहिए, यानी कि हर चीज को बराबर लेकर चलना चाहिए। तो तब यशोधर बाबूजी टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उनमें से एक तरह की सोचने वाले होते हैं, कहते हैं कहकर लगभग नकली सी हंसी हंस देते थे। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही थी, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रही थी। यानी कि ये जो आज का समाज है उनको बिल्कुल भी नहीं भाता था। वो जितना भी यहाँ पर हंसते थे, मुस्कुराते थे, वो सारी चीजें जो है क्या होती थी, नकली हंसी होती थी। और वो कहते हैं उतना ही ज्यादा वो परलोक के लिए खुश होते थे, परलोक में उत्साही होने का यत्न करते थे। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर कदम तेजी से बढ़ाए। आज वो बिरला मंदिर जा रहे हैं तो तेजी से कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, आसीक का फूल लिया, चुटिया में खोसा और पीछे से प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा। देखिए, वो मैंने बताया ना कि 5 बजे छुट्टी होने के बाद रात के 8 बजे वो घर पहुंचते हैं। पहले वो बिरला मंदिर जाते हैं, फिर वो पहाड़गंज जाते हैं, तो इस तरह से वो अलग अलग जगह जाते हैं और 8 बजे फिर वो घर पहुंचते हैं। तो आज प्रवचन में उनका खासा मन नहीं लगा। और सच तो ये है कि भीतर से वो बहुत ज्यादा एक तरह से कर्मकांडी नहीं है, भीतर से वो बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है।
देखिए, मंदिर जाते हैं, ये उनका नियम है, ये उनका एक तरह से रूटीन है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा धार्मिक एवं कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किष्किंधा द्वारा स्थापित मानक उनके सामने हमेशा रहते हैं कि जैसे-जैसे उम्र ढल रही है, वैसे-वैसे वह भी किष्किंधा की तरह रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का अब यत्न करने लगे हैं। और अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में मैं लग नहीं पा रहा हूँ, तो वो उससे भी कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। अब तो मोह माया के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, जो कहते हैं जैसा करते हैं करें, हम तो इस वर्ल्ड की नहीं, उस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, नहीं मांगे तो ना मांगे। वो कहते हैं देखिए कि अब जो आज की नई पीढ़ी का जो राजपाट है, जो नई पीढ़ी का राजपाट देखकर तुम एक तरह से बात कर रहे हो वन प्रदेश की, जो एक तरह से करते हैं, जैसा करते हैं, जो करें हम इस वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड यानी कि इस वर्ल्ड की, इस संसार की नहीं, इस लाइफ की नहीं चिंता करनी है। और वो कहते हैं कि अगर बच्चे सलाह मांगे तो हमारे अनुभव का आदर करें। कई बार होता है कि बच्चे कुछ पूछ लेते हैं, कुछ सलाह ले लेते हैं, हमसे हमारी जीवन का अनुभव ले लेते हैं, तो अच्छा है। और अगर नहीं मांगते हैं तो ना मांगे, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यशोधर बाबू ने फिर अपने आप को झिड़का और क्या हुआ, मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। अब फिर से, क्योंकि वो गीता आपने देखा होगा ना, कई बार जब हम पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, बुक पढ़ रहे होते हैं, या कई बार हम एक तरह से कुछ पूजा पाठ कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, कई बार हमारा ध्यान जो है बिल्कुल दूसरी तरफ होता है, हमें पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, तो फिर हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरह से आज यशोधर बाबू जी का मन भी वहां पर भगवत भजन में नहीं लग रहा है और सुनने लगे। मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी जी की याद आ गई। लेकिन जैसे ही जो व्याख्या हो रही थी गीता की, तो उस टाइम पे उन्होंने एक जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा, तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी जी याद आ गए। परसों ही कार्ड आया था, उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। और ऐसा सोचते ही उन्हें यह ख्याल आया कि उन्हें यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यानी कि वो कहते हैं कि जो हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, जो हमारा एक संयुक्त परिवार था, अब कहीं ना कहीं वो बिखर गया है। अब देखिए, उनको जब जनार्दन जोशी यानी कि उनके जीजा जी की जब याद आई, तो उन्हें लगा कि जो सारा परिवार है वो किस तरह से बिखर गया है। और अब जो उनकी फैमिली और जो उनके, अब उन्हें लगता है कि उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद जाना ही चाहिए। और उन्हें लगता है लेकिन कि उनकी जो परिवार में उनकी जो पत्नी है या उनके जो बच्चे हैं, उनको ये चीज शायद पसंद नहीं आएगी आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तरफ का रिश्ता रखना कि आप ही वहां पर जा रहे हैं, आप ही उनका हालचाल पूछ रहे हैं, आप ही उनको हेल्प के लिए प्रपोजल कर रहे हैं, तो ये आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, पैसा सब कमा रहे हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, तो आप एक ही तरफ से जाकर क्यों उनकी हेल्प करेंगे, उनके लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। तो ये सब उनकी पत्नी और उनके बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना जरूरी समझते थे। यानी कि वो एक फैमिलियर बंदे थे और उनको हर खुशी या गम में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना और जाना अच्छा लगता था, जरूरी भी वो समझते थे।
वह चाहते थे कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों, वो चाहते थे उनके बच्चे भी, और ये सही बात है। आज के टाइम में, आज के समय में हम बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा एकल परिवारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यानी कि यहाँ पर परिवार में केवल पति-पत्नी और बच्चे होते हैं, ना तो वहाँ पर दादा-दादी का प्रेम होता है, स्नेह होता है, आशीर्वाद होता है, और रिश्तेदार यानी कि चाचा, मामा, फूफा, मौसा, अब तो बहुत ज़्यादा एक तरह से ये काफ़ी चीज़ें इस कारण भी कम हो गई हैं, क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि आज के टाइम में जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, हर हर चीज़ के लिए अब बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर है, तो उसके लिए उसको उतना सारा पैसा भी कमाना होता है, उतनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह भी करना होता है। तो मैं एक इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, तो हर तरफ से ऐसा हो गया है कि अब हम रिश्तों से थोड़ा-सा कट गए हैं। रिश्ते एक तरह से बहुत ज़्यादा अब हमारे लिए फॉर्मल हो गए हैं, यानी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेटिव्स भी हैं, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से सब चीज़ें उनके लिए भी फॉर्मल हो चुकी हैं। कोई भी ऐसा एक तरह से माहौल नहीं बचा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे पहले के समय में होता था, एक माहौल होता था घर का, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। सबके लिए चाहे चाचा हो, चाची हो, बुआ हो, फूफा हो, या आप नाना जी की फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2-3 मामियाँ, मामा साथ में रहते हुए, नाना-नानी सब साथ में रहते हुए मिलते थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लगता था, सब चीज़ें साथ में सेलिब्रेट होती थी। तो यहाँ पर वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी ये पारिवारिकता सीखें, उनके बच्चे भी इस तरह से रिश्ते निभाना सीखें। उनके बच्चे भी जानें कि कौन उनका रिलेटिव है, कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है। तो बच्चे क्रुद्ध ही होते थे, अभी भी उस दिन हद हो गई, अभी तो उस दिन हद हो गई, वो सारी चीज़ें देखिए ये याद करते हुए आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2, यानी कि जो आपकी क्लास 11th में जो बुक यूज़ होती है वो है वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 1, जिसमें हम अभी अपना यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11th में भी, और आप लोगों को पता होगा कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th, जो कि आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। तो जो चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिए जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मैं बता दूं कि ये जो पाठ है ये परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि क्लास 12th आपका बोर्ड एग्जाम है, क्लास 12th जो है आपका बोर्ड एग्जाम है, और इसमें ये जो आपकी वितान पाठ्य पुस्तिका है, इसमें जो आपके चैप्टर्स आते हैं वो उससे जुड़े हुए जो चैप्टर आते हैं उसमें हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो चैप्टर को ही आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ रही हूँ, तो एक एक चीज ध्यान पूर्वक सुने, और कोई भी चीज में अगर डाउट होता है तो उसे जरूर क्लियर करें। तो देखिए यहाँ पर अब वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पारिवारिक बने, उनके बच्चे रिश्तों की महत्व को समझे, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार के महत्व को समझे, लेकिन उनके बच्चे तो केवल क्रुद्ध ही होते हैं, गुस्सा ही करते हैं। अभी उस दिन हद हो गई जब उनके कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। उनका जो कमाऊ बेटा है, जो सबसे बड़ा बेटा है, जिसको 1500 रुपए की नौकरी लगी है, वो कहता है मैं आपको बुआ को भेजने के लिए तो पैसे नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे अब्बा की इतनी साख है कि वह रुपए उधार ले सके, और यशोधर बाबू को ये कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे पिताजी की इतनी साख बची है कि वो पैसा उधार लेकर अपनी बहनों को भेज सकते हैं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि रिश्तों को इंसान को हमेशा जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं, हमारा परिवार ही। हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, हम कितने भी जीवन में आगे बढ़ जाएं, हम कितने भी जीवन में एक तरह से तरक्की कर लें, लेकिन हमें अपने रिश्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए जो इनके बेटे ने बात कही कि मैं बुआ को भेजने के लिए पैसे आपको नहीं दूंगा, तो देखिए अगर वो यही चीज
अपनी बहन के बारे में सोचे कि उसकी बहन की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, या उसको उसकी बहन को कोई हेल्प की ज़रूरत है, या फिर कभी जो उसकी पत्नी आएगी, तो उसकी पत्नी को, तो ये सारे रिश्ते हमारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर हम संसार में आए हैं, भगवान ने हमें इतनी अच्छी फैमिली दी है, तो हमें फैमिली की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। और मैं देखती हूँ कि काफ़ी हद तक आजकल के बच्चों में भी ये सारी चीज़ें हैं कि वो अपने चाचा-चाची, अपने बुआ जी, अपने मौसी, अपने मामा जी, या इन सब की एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि या तो फिर कुछ ऐसा माहौल परिवार में बन जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप नई पीढ़ी हो, आपको ये सारी चीज़ें आगे लेकर जानी है, ये नहीं कि आपको खत्म करना है, आपने सभ्यता संस्कृति को खत्म नहीं करना है, आपको आगे लेकर जाना है, आपको अच्छी चीज़ों को आगे लेकर जाना है। कभी फैमिली में कुछ अगर विवाद हुआ भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी हैं, तो वो आपने अपनी अपने जो ये आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप ज्ञान ले रहे हैं, उससे आपने चीज़ों को ठीक करना है, ना कि खराब करना है। ठीक है? तो ये चीज़ें आजकल के समाज में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं कि हम अपने रिश्तों की, अपने अपनों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यशोधर बाबूजी आज भी अपने पूरे जो रास्ते भर का जो जिस तरह से उन्होंने बिड़ला मंदिर में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की, तो उन्हें बिल्कुल भी वहाँ पर उनका ध्यान नहीं लग पा रहा है, और वो अपनी पुरानी यादों में खोए हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी, तो बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।